क्या आपको नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर साइको थ्रिलर सीरीज और मूवीज देखना पसंद है? अगर हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल आपके टेस्ट की है। और इसके राइटर जानते हैं कौन है? हम सबके जाने माने सत्यजीत रे सर। बहुत कम लोगों को पता है कि वो इस तरह की कहानियां भी लिखा करते थे। अधिकतर लोग उनको एक ऐसे राइटर के रूप में जानते हैं जो इंसान के मन की गहरी फीलिंग्स वगैरह के बारे में लिखा करते थे, लेकिन असल में वो हर जॉनर में लिखते थे और जो भी लिखते थे कमाल लिखते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां आप पहले ही इस चैनल पर सुन चुके हैं और अब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की कहानियां लिखी हैं और हर कहानी अपने आप में परफेक्ट है। उन्होंने बहुत सारी साइको थ्रिलर कहानियां भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ चुनी हुई कहानियां मैं टाइम टाइम पर आपके लिए लाती रहती हूँ। आज की कहानी भी उसी तरह की एक कहानी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी का पूरा मज़ा लेना है तो इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियों में कब किस मोड़ पर कौन सा ट्विस्ट आएगा पहले से कुछ पता ही नहीं लगता। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसको लिखा है सत्यजीत रे सर ने और कहानी का नाम है रतन बाबू और वो आदमी। ट्रेन से उतरने के बाद रतन बाबू ने जब अपने चारों तरफ नज़र डाली तो उनका मन खुशियों से भर उठा। जगह तो देखने में अच्छी लग रही थी। स्टेशन के पीछे एक पेड़ अपना माथा ऊपर उठाए खड़ा था और उसकी डाली में एक लाल रंग की पतंग अटकी हुई थी। लोगों में व्यस्तता का भाव नहीं था। हवा में एक तरह की सौंधी गंध थी। कुल मिलाकर पूरा माहौल बड़ा ही मनोरम था। उनके साथ बस एक छोटा बिस्तर और चमड़े का एक सूटकेस था। कुली की कोई ज़रूरत नहीं थी। रतन बाबू ने दोनों चीज़ों को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर रिक्शा मिलने में कोई मुश्किल नहीं हुई। धारीदार हाफ पैंट पहने हुए छोकरे जैसे रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाइएगा बाबू? रतन बाबू ने कहा, न्यू महामाया होटल। पता है कहाँ है? हाँ हाँ बाबू, पता है। आप बैठिए। घूमना फिरना एक तरह से रतन बाबू का झक्कीपन ही कहा जाएगा। मौका मिलते ही वो कलकत्ते के बाहर कहीं घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे मौके हमेशा मिलते रहते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते हैं। कलकत्ते के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस में वो किरानी का काम करते हैं। 24 साल से इसी नौकरी पर हैं। इसीलिए उनको बाहर जाने का मौका साल में बस एक बार ही मिलता है। पूजा की छुट्टी के साथ ही साल भर में मिलने वाली छुट्टी लेकर वो हर साल कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। सैर सपाटे के मामले में वो किसी को अपने साथ नहीं लेते। लेने की इच्छा भी उनके मन में पैदा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि शुरू में साथी का अभाव उन्हें अखरता नहीं था। एक बार बगल की मेज के केशव बाबू से उनकी इस बारे में बातचीत हुई थी, महालया के कई दिन पहले ही। रतन बाबू तब छुट्टी की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा था, आप भी तो साहब अकेला आदमी हैं, चलिए ना इस बार पूजा की छुट्टी में कहीं घूम फिर आएं। केशव बाबू ने अपनी कलम कान में खोंसकर उनकी तरफ देखते हुए कहा था, चल तो पड़ें, लेकिन आपकी पसंद और मेरी पसंद क्या एक हो पाएगी? आप ऐसी ऐसी अजीब जगहों में जाएंगे जिनका हमें नाम भी नहीं पता। वहाँ ना तो कोई देखने लायक जगह होगी और ना ही खाने पीने की कोई सुविधा। इसलिए बाबा मुझे तो माफ़ ही कीजिए, मैं तो हरिना भी जा रहा हूँ अपने साढ़ू के यहाँ। धीरे धीरे रतन बाबू की समझ में ये बात आ गई थी कि मन के लायक दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी पसंद नापसंद दूसरों की पसंद नापसंद से बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए दोस्त बनाने की उम्मीद उनको छोड़ ही देनी चाहिए। और वाकई रतन बाबू के स्वभाव और चरित्र में सचमुच ही एक नयापन सा था। जैसे मिसाल के तौर पर हवा पानी बदलने के लिए जाने की ही बात लें। केशव बाबू ने गलत नहीं कहा था। आमतौर पर लोग हवा पानी बदलने के ख्याल से जिन जगहों पर जाते हैं, रतन बाबू की नज़रें तो उस तरफ जाती ही नहीं। वो कहते, अरे साहब, ये बात तो हर किसी को पता है कि पुरी के पास ही समुद्र है, जगन्नाथ जी का मंदिर है और दार्जिलिंग से कंचनजंगा दिखाई पड़ता है, हजारीबाग में पहाड़ हैं और जंगल हैं, रांची के पास हुंड्रू फॉल्स है। और लोगों के मुंह से एक ही चीज़ बार बार सुनने का मतलब हुआ कि हमने उसे पहले ही देख लिया, तो ऐसी जगह क्यों जाना भला? रतन बाबू को जिस तरह की जगहों की तलाश रहती है वो होते हैं रेलवे स्टेशन के कोई छोटे मोटे शहर, बस इतना ही। हर साल छुट्टी के पहले टाइम टेबल खोलकर वो एक ऐसी जगह के नाम की तलाश करते हैं जो ज़्यादा दूर ना हो। फिर दुर्गा माँ का नाम लेकर घर से निकल पड़ते हैं। कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, ये सब बातें उनसे कोई नहीं पूछता और वो भी किसी को बताते नहीं। ऐसा बहुत बार हो चुका है
कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच गए जिसका नाम तक उन्होंने पहले नहीं सुना होगा, और जहां भी वो गए हैं वहां उनको ऐसी चीज जरूर मिल गई जिसके कारण उनका मन खुशियों से भर उठा। और लोगों की नज़रों में ये सारी चीज़ें हो सकता है बिल्कुल मामूली हों, जैसे रात भात खावा नाम की जगह का एक बूढ़ा पीपल जो एक बेर और नारियल के पेड़ों से लिपट कर खड़ा है, महेशगंज की एक नील कोठी का खंडहर, मैना की एक मिठाई की दुकान की दाल की बर्फी, बस इसी तरह की चीज़ें। इस बार रतन बाबू जहां आए हैं उस जगह का नाम है सिनी। ये कस्बा टाटा नगर से 15 मील की दूरी पर है। इतना ज़रूर है कि इस जगह को उन्होंने टाइम टेबल से ढूंढकर नहीं निकाला है। ऑफिस के अनुकूल मित्र ने इस जगह के बारे में बताया था। न्यू महामाया होटल का नाम भी उन्हीं से सुना था। होटल रतन बाबू को ठीक ठाक ही लगा। कमरा छोटा है लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पूरब और दक्षिण दोनों तरफ खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों से बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिख पड़ता है। पंचा नाम का जो नौकर है वो एकदम सीधा साधा है। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, रतन बाबू दोनों वक्त गर्म पानी से स्नान करते हैं। पंचा ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके लिए उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और होटल की रसोई जो है वो भी मोटे तौर पर ठीक ही है। खाने पीने के बारे में रतन बाबू के ज़्यादा नखरे नहीं हैं। उनकी तरफ से बस एक ही मांग रहती है, भात और रोटी। ये दो चीज़ें एक साथ ना हों तो वो खाना नहीं खा सकते। मछली के शोरबे के साथ भात और दाल सब्जी के साथ रोटी, यही उनका खाना खाने का तरीका है। होटल आते ही उन्होंने ये बात पंचा को बता दी थी और पंचा ने भी इसकी सूचना मैनेजर को दे दी थी। नई जगह आने पर पहले ही दिन जब तक वो तीसरे पहर चहलकदमी नहीं कराते हैं तो उन्हें शांति नहीं मिलती। सिनी आने पर भी इस नियम में कोई हेरफेर नहीं आया। 4 बजे पंचा की लाई चाय पीकर रतन बाबू घूमने निकल गए। कस्बे से बाहर निकलते ही खुला हुआ असमतल मैदान, उसी के बीच से पगडंडियां निकलकर चली गई थीं। रतन बाबू एक पगडंडी पकड़कर जब 1-1.5 मील निकल गए तो उन्होंने एक बहुत ही मनोरम चीज़ ढूंढ निकाली। ये एक छोटा सा टीला था। उसमें कुछ कुमुद के फूल खिले थे और उसके चारों तरफ बेहिसाब पक्षियों का जमघट लगा था। बगुले, डाहुक, चाहा, कौडिल्ला, इन सारे पक्षियों को रतन बाबू पहचानते थे। बाकी पक्षियों को उन्होंने यहाँ पहली बार देखा। हर रोज़ तीसरे पहर इसी टीले के किनारे बैठकर रतन बाबू छुट्टी के बाकी दिन गुजार सकते थे। लेकिन दूसरे दिन किसी दूसरी चीज़ की खोज में उन्होंने एक नई पगडंडी पकड़कर चलना शुरू कर दिया। 1-8 मील जाने के बाद रास्ते में बकरियों का एक झुंड मिला और उनको अपनी चहलकदमी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। जब रास्ता खाली हो गया तो वो आगे बढ़े और 5-1 मिनटों के बाद उनकी नज़र लकड़ी के एक पुल पर गई। थोड़ी दूर जाने पर उनको पता चला कि वो एक ओवरब्रिज था। उसके नीचे से रेलवे लाइन जा रही थी। पूरब की तरफ थोड़े फासले पर स्टेशन दिखाई दे रहा था और पश्चिम की तरफ जहां तक नजरें जाती थी रेल की पटरियां बिछी हुई दिख रही थीं। अचानक कभी कोई ट्रेन आकर पुल के नीचे से निकल जाए तो कितनी अजीब बात होगी। ये सोचते ही रतन बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। अब रतन बाबू चूंकि एकटक रेलगाड़ी की पटरियों की तरफ देख रहे थे, इसलिए कब एक दूसरा आदमी उनकी बगल में आकर खड़ा हो गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन्होंने बगल की तरफ नजरें घुमाईं तो चौंक पड़े। वो आदमी धोती और कमीज पहने था। कंधे पर तंबाकू के रंग की एक चादर थी, पैरों में कैनवास के जूते, आंखों पर बाइफोकल चश्मा। रतन बाबू के मन में एक अजीब सा खटका पैदा हुआ। क्या इस आदमी को वो इससे पहले देख चुके थे? ये जाना पहचाना जैसा क्यों लग रहा था? मंझले कद का था, देह का रंग भी गोरे काले के बीच का था, आंखों में उदासी और भावुकता की छाया थी। उम्र होगी 50 के आसपास। बाल बहुत ही कम पके थे, कम से कम शाम की रोशनी में तो ऐसा ही लग रहा था। उस अजनबी ने एक ठंडी हंसी हंसकर रतन बाबू को नमस्कार किया और जब रतन बाबू हाथ जोड़कर उसके नमस्कार का जवाब देने लगे तो अचानक उनकी समझ में ये बात आ गई कि उनके मन में ऐसा खटका क्यों हो रहा था कि ये आदमी जाना पहचाना लगता था। इसका कोई और कारण नहीं था। इस ढांचे के चेहरे को तो रतन बाबू न जाने कितनी बार देख चुके थे, और देखा भी कहाँ था? आईने में। इस भले आदमी के चेहरे से उनका खुद का चेहरा हूबहू मिलता जुलता था। चेहरे का चौकोर फ्रेम, बालों की मांग, मूंछों का आकार, ठुड्डी के बीच का गड्ढा, कान के ऊपर का हिस्सा, ये सब करीब करीब एक जैसे ही थे। हाँ, इस आदमी के शरीर का रंग थोड़ा ज्यादा कालापन लिए हुए था। भौहें ज्यादा घनी थीं और सिर के पिछले हिस्से के बाल उनसे थोड़े ज्यादा लंबे थे। इसके बाद अजनबी के गले का स्वर सुनकर रतन बाबू और भी ज्यादा चौंक पड़े।
एक बार मोहल्ले के सुशांत नाम के एक लड़के ने उनके गले की आवाज़ टेप रिकॉर्डर में भरकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज़ में और इस आदमी के गले की आवाज़ में ज़रा भी फर्क नहीं था। अजनबी ने बताया, मेरा नाम मणिलाल मजूमदार है। आप तो न्यू महामाया होटल में रुके हुए हैं ना? रतन बाबू और भी हैरान हो गए। रतनलाल, मणिलाल, नाम में भी समानता है। रतन और मणि एक ही चीज़ के तो दो नाम हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने आश्चर्य के भावों को किसी तरह अलग हटाकर अपना परिचय दिया। अजनबी ने फिर कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले भी आपको देख चुका हूं। कहाँ पर? रतन बाबू ने उत्सुकता से पूछा। आप पिछली पूजा की छुट्टी में धुलियान नहीं गए थे? हाँ, गया था। क्या आप भी वहां गए थे? रतन बाबू ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, मैं हर बार पूजा की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाता हूँ। अकेला आदमी हूँ, यार दोस्त भी ज्यादा नहीं है, इसलिए अकेले ही नई नई जगहों का सैर सपाटा करना मुझे अच्छा लगता है। सिनी के बारे में मेरे ऑफिस के एक कलीग ने मुझे बताया था। बड़ी ही अच्छी जगह है। कहिए, ठीक कह रहा हूं ना? रतन बाबू ने थूक निगला और सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो एक अजीब तरह का अविश्वास और अशांति का मिलाजुला भाव महसूस कर रहे थे। मणिलाल बाबू ने पूछा, उस तरफ का तालाब देखा है आपने, जिसके पास तीसरे पहर चिड़ियों का जमघट लगा रहता है? लगता है वहां कुछ विदेशी पक्षी भी जमा हो गए हैं। मैंने कुछ ऐसे पक्षी भी देखे जिनको बंगाल में कभी नहीं देखा था। आपका क्या ख्याल है रतन बाबू? थोड़ा स्वाभाविक स्थिति में आते हुए रतन बाबू ने कहा, जी हाँ मणि बाबू, मेरा भी यही ख्याल है। मैं भी कई पक्षियों को पहचान नहीं सका था। तभी दूर से धम धम जैसी आवाज आने लगी। ट्रेन आ रही थी। पूर्व की तरफ देखने पर सर्च लाइट दिख पड़ी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होते होते आगे बढ़ रही थी। रतन बाबू और मणिलाल बाबू पुल की रेलिंग के किनारे जाकर खड़े हो गए। तेज आवाज करती पुल को कंपाती हुई ट्रेन धड़ धड़ करते हुए दूसरी दिशा में चली गई। दोनों आदमी पैदल चलकर पुल की दूसरी दिशा में बढ़ गए और तब तक ट्रेन को देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। रतन बाबू के मन में बच्चों जैसा रोमांच भाव जाग गया था। मणिलाल बाबू ने कहा, कितनी हैरानी की बात है ना रतन बाबू, इतनी उम्र हो गई फिर भी रेलगाड़ी देखने का कौतूहल मेरे मन से दूर नहीं हुआ है। लौटने के वक्त रतन बाबू को पता चला कि मणि बाबू को सिनी आए 3 दिन हुए हैं और वो कालिका होटल में रुके हुए हैं। कलकत्ते में ही उनका पुश्तैनी मकान है और वो वहीं के एक बिजनेस ऑफिस में काम करते हैं। आमतौर से लोग एक दूसरे से उनकी तनख्वाह के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रतन बाबू के मन में एक अदम्य इच्छा पैदा हुई और उन्होंने ये सवाल दाग ही दिया। उत्तर सुनकर उनका माथा पसीने से नहा गया। क्या वाकई ऐसा होना संभव था? मणिलाल और रतन बाबू को तनख्वाह के रूप में ठीक एक ही जितनी रकम मिलती है, हर एक को 437 रुपये, और पूजा में दोनों को बोनस भी एक जितना ही मिला है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन पता नहीं क्यों रतन बाबू को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये आदमी पहले से ही रतन बाबू के बारे में सब कुछ पता लगाकर उनके साथ कोई चालबाजी कर रहा था। पहली बात तो ये कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या घट रहा है, इस पर कभी किसी ने माथापच्ची नहीं की थी। वो अपने आप में ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे। ऑफिस के बाहर नौकर के अलावा किसी दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कभी किसी के घर जाकर अड्डेबाजी नहीं करते थे। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि तनख्वाह के बारे में बाहरी लोगों को भी पता हो सकता है, लेकिन रात में वो कब सोते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा अखबार पढ़ते हैं, कौन सा थिएटर या बांग्ला सिनेमा उन्होंने हाल ही में देखा है, ये सारी बातें उनके अलावा किसी दूसरे को मालूम हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये सारी बातें इस भले आदमी से हूबहू मिल रही थीं। रतन बाबू ये बात मुंह खोलकर मणिलाल बाबू को कह नहीं सके। रास्ते भर वो सिर्फ उनकी बातें सुनते रहे और अपने साथ उनकी समानता पाकर बार बार हैरान होते रहे। अपने बारे में उन्होंने मणिलाल बाबू को कुछ भी नहीं बताया। रतन बाबू का होटल पहले आया। होटल के सामने आकर मणिलाल बाबू ने पूछा, आपके यहाँ खाना कैसा मिलता है? रतन बाबू ने जवाब दिया, मछली का शोरबा तो बढ़िया बनता है, बाकी सब काम चलाऊ है। मणिलाल बाबू ने कहा, मेरे होटल में तो अच्छी रसोई नहीं बनती है। सुना है यहाँ जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में अच्छी खासी पूरियां और चने की दाल मिलती है। आज रात वहीं खाना खाया जाए तो कैसा रहे? जी हाँ ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। 8 बजे चलते हैं। रतन बाबू ने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, उसके बाद एक साथ चलेंगे।
मणिलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू होटल के अंदर जाने की बजाय कुछ देर रास्ते पर ही चहलकदमी करते रहे। शाम गहराने लगी थी। आसमान साफ था, इतना साफ कि तारों के बीच से गुजरता हुआ छायापथ साफ साफ दिख रहा था। कितनी हैरानी की बात थी, इतने दिनों तक रतन बाबू को यही दुख था कि उन्हें ऐसा कोई मित्र नहीं मिला जिससे उनके मन और विचारों की समानता हो। लेकिन सिनी आने पर अचानक एक ऐसे आदमी से भेंट हो गई जिसे उनका ही डुप्लीकेट वर्जन कहा जा सकता था। चेहरे में थोड़ी भिन्नता रहने पर भी स्वभाव और रुचियों में इतनी समानता थी कि जुड़वे भाइयों में भी ऐसा होना मुश्किल था। तो क्या इसका ये मतलब था कि इतने दिनों के बाद आखिरकार उनका दोस्त का जो अभाव था वो अब दूर हो गया था? रतन बाबू को इस सवाल का जवाब तत्काल नहीं मिला। हो सकता है मणि बाबू से थोड़ा और मिलने जुलने से ये बात उनकी समझ में ठीक से आ जाए। एक चीज़ वो अच्छी तरह समझ गए थे और वो ये कि उनका अकेलापन अब दूर हो गया था। इस दुनिया में उन्हीं के जैसा एक आदमी और था और उससे अचानक ही आज उनकी भेंट हो गई थी। जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में टेबल पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हुए रतन बाबू ने गौर किया कि मणि बाबू भी उन्हीं की तरह चाट पहुँचकर खाना खाना पसंद करते थे। उन्हीं की तरह खाना खाते खाते पानी पीते थे और उन्हीं की तरह कागजी नींबू दाल में निचोड़ते थे। सब कुछ खाने के बाद रतन बाबू दही खाते थे और मणिलाल बाबू भी ऐसा ही कर रहे थे। खाना खाने के समय रतन बाबू को बड़ी ही अशांति का अनुभव हो रहा था और वो इसलिए था कि दूसरी मेज़ों के आदमी उन दोनों की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। तो क्या ये लोग उन दोनों की समानताओं को इतने ध्यान से देख रहे थे? क्या ये समानता इतनी स्पष्ट थी कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच रहा था? खाना खाने के बाद रतन बाबू और मणिलाल बाबू चांदनी रात में थोड़ी देर चहलकदमी करते रहे। एक सवाल रतन बाबू के दिमाग में बहुत देर से चक्कर काट रहा था। बातचीत के सिलसिले में वो बाहर निकल ही आया। उन्होंने पूछा, क्या आप 50 पार कर चुके हैं? मणिलाल बाबू ने हंसकर कहा, जल्दी ही करने वाला हूँ। पूस की 11 को 50 कंप्लीट हो जाएगा। अब तो रतन बाबू का माथा बिल्कुल घूम गया। दोनों की जन्म तिथि भी एक ही थी, 1916 ईस्वी की पूस की 11। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वहां से विदा होने के समय मणि बाबू ने हंसकर कहा, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बात कुछ अलग ही है। लगता है इस बार की छुट्टियां मजे में बीतेंगी। अपने होटल वापस आकर रतन बाबू थोड़े बेचैन से थे। और दिन तो 10 बजे के पहले ही सो जाते थे। अपने साथ 2-4 बंगला मासिक पत्रिकाएं लेकर लेटे लेटे जब थोड़ी देर उनके पन्नों को उलटते पुलटते तो नींद अपने आप आ जाती थी। लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर बिजली का स्विच दबाकर बत्ती बुझा देते थे और कुछ मिनटों में ही उनकी नाक बजने लगती थी। लेकिन आज तो नींद आंखों में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पढ़ने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। पत्रिका को एक बार हाथ में उठाया, फिर उसे फिर से बगल की मेज पर रख दिया। दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, मणिलाल मजूमदार। रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिर भी कहीं ऐसे 2 आदमी नहीं मिल सकते जिनके चेहरे हूबहू एक जैसे हों। चेहरों का एक जैसा होना संभव हो सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों के मन का एक जैसा होना क्या संभव है? और मन ही नहीं, उम्र, पेशा, गले की आवाज, चलने और बैठने का स्टाइल, आंखों के ऐनक का पावर और भी बहुत सारी चीजें हूबहू बिल्कुल एक जैसी हैं। सोचने पर तो लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो वाकई ये संभव हो गया है। और इसका प्रमाण पिछले 4 घंटों के दौरान रतन बाबू को कई बार मिल चुका है। रात को 12 बजे उन्होंने बिस्तर से उठकर सुराही से चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर अपने सिर पर डाला। सिर चकराने लगा था। ऐसी हालत में नींद नहीं आने वाली थी। भीगे सिर को अंगोछे से धीरे से पोंछा और फिर से बिस्तर पर लेट गए। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था। एक उल्लू तेज स्वर में चिल्लाता हुआ होटल के पास से उड़ता हुआ चला गया। खिड़की से चांदनी आकर बिस्तर पर रेंग रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद अपने आप ही रतन बाबू की पलकें झपक गईं। रात में सोने में देर हो जाने के कारण सुबह उनकी नींद करीब 8 बजे टूटी। 9 बजे मणि बाबू आने वाले थे। ये मंगलवार का दिन था। यहाँ से 1 आध मील की दूरी पर एक जगह हाट लगने वाला था। कल खाना खाते खाते दोनों ने करीब करीब एक साथ ही हाट जाने की इच्छा प्रकट की थी। कुछ खास खरीदना नहीं था, बस यूं ही घूम फिर आने का विचार था। चाय पीते पीते रतन बाबू को करीब 9 बज गए।
सामने रखी तश्तरी से थोड़ी सी सौंफ उठाकर उन्होंने मुंह में डाली और होटल से बाहर आते ही देखा कि मणिलाल बाबू मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। नजदीक आते ही मणिलाल बाबू ने पहली जो बात कही वो ये कि रतन बाबू और उनके बीच कितनी समानता थी। और यही बात सोचते सोचते कल रात वो बहुत देर से सोए थे और जब सुबह सोकर उठे तो 8:05 हो चुके थे। वैसे रोज में वो ठीक 6 बजे बिस्तर से उठ जाया करते थे। रतन बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हाट की तरफ रवाना हो गए। मोहल्ले के कुछ एक लड़कों का वहां जमघट लगा हुआ था। जब वो दोनों उनके सामने से जाने लगे तो उनमें से एक ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, आहा, क्या मानिक मुक्ता की जोड़ी है। रतन बाबू उनकी बात पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गए। 20 मिनटों में ही दोनों हाट पहुंच गए। अच्छा खासा हाट लगा हुआ था। फल फूल से लेकर साग सब्जी, बर्तन, मिट्टी की हांडियां, मुर्गा, बकरी सभी की दुकानें सजी हुई थीं। भीड़ भी काफी थी। उसी भीड़ के बीच से दुकानों पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। अरे ये कौन था? ये तो पंचा था। पता नहीं क्यों रतन बाबू ने उस भीड़ में सामने अपने होटल के नौकर को देखकर अपनी नजरें झुका लीं और अपने चेहरे को भीड़ की ओट में छिपा लिया। उस छोकरे की कही मानिक मुक्ता की जोड़ी वाली बात सुनने के बाद से ही उनके मन में ये विचार घर कर गया था कि उन दोनों को एक साथ देखकर लोग मन ही मन हंसते हैं। भीड़ के बीच से गुजरते गुजरते रतन बाबू के मन में अचानक एक विचार आया। उन्हें महसूस हुआ कि जब वो अकेले थे तो ज्यादा अच्छी हालत में थे। उन्हें किसी दोस्त की कतई जरूरत नहीं थी, और अगर दोस्त हो भी तो वो आदमी मणिलाल बाबू जैसा तो नहीं होना चाहिए था। वो जितनी बार भी मणिलाल बाबू से कोई बातचीत करते थे उतनी ही बार उन्हें लगता था जैसे वो अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। सवाल करने से पहले ही उसका जवाब क्या मिलेगा ये बात उनको पहले से ही मालूम होती थी। तर्क करने का कोई अवसर आता ही नहीं था, ना ही कोई विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ रही थी, और झगड़े झंझट की तो कोई संभावना ही नहीं थी। ये क्या दोस्ती के लक्षण थे? बिल्कुल भी नहीं। उनके ऑफिस के कार्तिक राय और मुकुंद चक्रवर्ती में गहरी दोस्ती है, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों में क्या बहस झगड़े नहीं होते? होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद रतन बाबू को बार बार ये महसूस होने लगा कि मणिलाल मजूमदार उनके जीवन में अगर ना आते तो ही ज्यादा अच्छा होता। एक जैसे दो आदमी अगर इस दुनिया में हों भी तो उनका एक दूसरे के नजदीक आना कोई मायने नहीं रखता। सिनी से कलकत्ता लौट जाने के बाद भी मणिलाल बाबू से उनकी मुलाकात हो सकती है, ये बात सोचकर ही वो मन ही मन सिहर उठे। एक दुकान में बांस की लाठियां बिक रही थीं। रतन बाबू की बहुत दिनों से लाठी खरीदने की इच्छा थी, लेकिन मणिलाल बाबू को मोलभाव करते देखकर उन्होंने जबरदस्ती अपनी इच्छा को मन ही में दबा लिया। अंत में देखने में ये आया कि मणि बाबू ने एक के बदले 2 लाठियां खरीदी और उनमें से एक रतन बाबू को उपहार के तौर पर दे दी। देते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है ये मामूली सी लाठी मित्रता की निशानी के रूप में लेने के लिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। हाट से लौटते समय रास्ते में मणिलाल बाबू ने बहुत सारी बातें बताईं। अपने बचपन की बातें, अपने माँ बाप की बातें, स्कूल कॉलेज की बातें। सुनते समय रतन बाबू को महसूस हो रहा था जैसे उन्हीं की बातें कोई धड़ल्ले से उन्हें ही सुना रहा हो। तीसरे पहर चाय पीकर जब वे दोनों मैदान के बीच की पगडंडी से होकर पुर की तरफ जा रहे थे तो रतन बाबू के दिमाग में एक विचार आया। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनका दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा था। दोपहर से ही उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर इस आदमी को किसी तरह से दूर हटाया जा सके तो अच्छा होगा, लेकिन दिमाग में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। इस पल आसमान के काले बादलों पर नजर पड़ते ही रतन बाबू की आंखों के सामने एक तरकीब साकार हो उठी। ये कितने आश्चर्य की बात थी। एक आदमी की हत्या करने की बात सोचकर भी रतन बाबू खुद को दोषी नहीं मान रहे थे। मणिलाल बाबू में अगर कोई विशेषता होती, यहाँ तक कि उनका स्वभाव और चरित्र रतन बाबू से अगर जरा सा भी अलग होता तो रतन बाबू उनकी हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों रतन बाबू को ये यकीन हो गया था कि एक ही तरह के 2 आदमियों का एक साथ जिंदा रहना जरा भी मायने नहीं रखता है। वो इस दुनिया में हैं और वो ही रहेंगे, बस इतना ही काफी है। मणिलाल बाबू अगर इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखते हुए भी अगर उनसे दूर रहते, जैसा कि कुछ दिन पहले तक थे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब
जब वो उनसे टकरा गए हैं और उनकी जान पहचान हो गई है तो उसके बाद ऐसा होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए उनको दूर हटा देना सबसे जरूरी काम है। तब तक दोनों आदमी ओवरब्रिज पर पहुंच चुके थे। मणिलाल बाबू ने कहा, बड़ी ही उमस हो गई है, हो सकता है रात में बारिश आए, और अगर बारिश आई तो इसका मतलब है कि कल से कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। रतन बाबू ने अपनी घड़ी की तरफ एक बार नजर डाली। 6 बजने में 12 मिनट बाकी थे। ट्रेन ठीक वक्त पर आती जाती थी। अब ज्यादा देर नहीं थी। रतन बाबू ने एक उबासी ली और बोले, अभी 4-5 घंटे तक तो बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सुपारी खाएंगे? मणिलाल बाबू ने पूछा और अपनी जेब से टीन का एक गोल डिब्बा निकालकर उसके ढक्कन को खोलकर रतन बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रतन बाबू की जेब में भी एक डिब्बी में सुपारी थी। उस डिब्बी को जेब से निकाले बिना और उसकी चर्चा किए बिना उन्होंने मणिलाल बाबू के डिब्बे से सुपारी का एक टुकड़ा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। और ठीक उसी समय ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ी। मणिलाल बाबू ने रेलिंग के पास जाकर घड़ी देखी और बोले, 7 मिनट बिफोर टाइम है आज तो। पश्चिम की तरफ घटा छाई होने के कारण आज और दिनों के मुकाबले ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए हेडलाइट की रोशनी ज्यादा उजली लग रही थी। ट्रेन अब भी काफी दूर थी। हाँ, धीरे धीरे उसकी रोशनी का दायरा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक घंटी की आवाज आई। एक आदमी साइकिल पर सवार होकर सड़क से पुल की तरफ आ रहा था। अब ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात थी। ये आदमी कहीं यहाँ रुक तो नहीं जाएगा? लेकिन रतन बाबू की आशंका गलत साबित हुई। वो उन लोगों की बगल से होता हुआ आंधी की तरह साइकिल चलाते हुए विपरीत दिशा के रास्ते में जाकर विलीन हो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही थी। आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाली हेडलाइटों में फासले का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब कुछ ही सेकंड के दौरान ओवरब्रिज कांपना शुरू हो जाने वाला था। ट्रेन की आवाज से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मणि बाबू रेलिंग पकड़कर ट्रेन की तरफ देख रहे थे। एक बार बिजली चमकी और उसके साथ ही रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से मणिलाल बाबू की पीठ पर एक जोर का धक्का लगाया। मणिलाल बाबू की देह 2 हाथ ऊंची लकड़ी की रेलिंग के ऊपर से होती हुई सीधे रेल की पटरियों की तरफ चली गई। और ठीक उसी पल रतन बाबू को महसूस हुआ कि ओवरब्रिज ट्रेन की वजह से थरथराने लगा था। आज उन्होंने ट्रेन जाने के दृश्य को देखने का इंतजार नहीं किया। लकड़ी के ब्रिज की तरह ही उनके अंदर भी एक अजीब सी थरथराहट शुरू हो गई थी। पश्चिम की घटा काफ़ी आगे चली आई थी और बीच बीच में बिजली भी चमकने लगी थी। रतन बाबू ने अपनी शॉल को अच्छी तरह से कसकर लपेट लिया और होटल की तरफ चल पड़े। बारिश के पहले झोंके को नज़रअंदाज करने की असफल कोशिश में रतन बाबू ने बाकी रास्ते को दौड़ते दौड़ते तय किया और हाँफते हुए होटल पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्हें शक हुआ, वो ये कहाँ आ गए थे? महामाया होटल के सामने तो ऐसा मकान नहीं था। इस तरह की मेज़, इस तरह की कुर्सियाँ और दीवार पर इस तरह की तस्वीर, ये सब कुछ वहाँ थोड़े ही था। इधर उधर देखने के बाद अचानक उनकी नज़र लकड़ी के बोर्ड पर गई। बाप रे, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो तो कालिका होटल में आ गए थे। मणिलाल बाबू यहीं ठहरे हुए थे ना? क्या बारिश ने उन्हें भिगो दिया था? तभी किसी आदमी ने उनसे कुछ पूछा। रतन बाबू ने मुड़कर देखा। ये एक आदमी था जिसके बाल घुंघराले थे और देह पर हरे रंग की शॉल थी। शायद इसी होटल का रहने वाला था। वो उनकी तरफ मुंह किए चाय की प्याली लिए बैठा था। रतन बाबू के चेहरे पर नज़र पड़ने के बाद उसने थोड़ा घबराहट के साथ कहा, ओह सॉरी, गलती हो गई। आपके ऊपर अचानक नज़र पड़ी तो मुझे लगा मणिलाल बाबू हैं। इस सवाल से रतन बाबू के मन में ये संदेह पैदा हुआ कि उन्होंने जो हत्या की है, क्या वो हर दृष्टि से सोच समझकर और पूरी सावधानी बरतकर की है या नहीं। वे दोनों एक साथ निकले थे। बहुतों ने ये बात देखी हो सकती है, लेकिन जिन्होंने देखा होगा, क्या उनको ये बात याद होगी? और अगर याद होगी भी तो क्या वो उनके ऊपर संदेह करेंगे? हाट से निकलने के बाद जब वो खुले रास्ते पर आए थे तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था। ये बात रतन बाबू अच्छी तरह जानते थे। और उस ओवरब्रिज पर पहुंचने के बाद, ओ हाँ, उस साइकिल वाले ने उनको ज़रूर देखा होगा, लेकिन तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उतनी तेज़ी से साइकिल चलाते हुए उस आदमी को क्या उनका चेहरा पहचान में आया होगा? और पहचान करके भी क्या उसे वो याद रहा होगा? ये तो असंभव सी बात लगती थी। रतन बाबू ने इस बारे में जितना भी सोचा विचारा, उनके मन में उतनी ही निश्चिंतता आने लगी।
मणिलाल बाबू की लाश तो जरूर ही बरामद होगी, लेकिन उसके कारण रतन बाबू के ऊपर संदेह किया जाएगा या फिर उनको खूनी मानकर फांसी की सजा दी जाएगी। इन बातों पर रतन बाबू को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। बाहर बारिश होते देखकर उन्होंने कालिका होटल में बैठकर एक कप चाय पी। 7:30 बजे बारिश रुकी और रतन बाबू सीधे उठकर महामाया चले आए। किस तरह गलती से वो दूसरे होटल में चले गए थे, अब इस बात पर सोचकर उन्हें हंसी आने लगी। रात में पेट भर खाना खाकर वो आराम से बिस्तर पर लेट गए और देश नाम की पत्रिका खोलकर ऑस्ट्रेलिया की जंगली जाति के लोगों के बारे में उन्होंने एक लेख पढ़ा। उसके बाद बत्ती बुझाकर इत्मीनान से आंखें बंद कर लीं। अब वो फिर से अकेले और यूनिक हो गए थे इस दुनिया में। उनका कोई साथी नहीं था और ना ही उसकी कोई ज़रूरत थी। इतने दिनों से वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे, आगे भी अब उसी तरह की ज़िंदगी जी सकते थे। इससे बढ़कर आराम और राहत की बात और भला क्या हो सकती थी। बाहर फिर से पानी बरसने लगा था और उसके साथ ही बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। लेकिन रतन बाबू आराम से खर्राटे ले रहे थे। दूसरे दिन जब वो चाय पी रहे थे तो पंचा ने पूछा, ये लाठी कल बाजार में खरीदी क्या बाबू? हाँ, रतन बाबू ने कहा। कितना दाम दिया इसका? रतन बाबू ने दाम बताया। फिर पूछा, क्या तुम भी हाट गए थे? पंचा ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबू, मैं भी गया था और मैंने आपको भी देखा था, लेकिन आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। इसके बाद पंचा से और कोई बातचीत नहीं हुई। चाय पीकर रतन बाबू होटल से बाहर निकले और पैदल चलते हुए कालिका होटल के पास आए। कल का वही घुंघराले बालों वाला आदमी कुछ बंगालियों के साथ दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। मणिलाल बाबू का नाम और सुसाइड शब्द रतन बाबू को सुनाई पड़े। अच्छी तरह सुनने के लिए वो थोड़ा और आगे खिसक गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल भी पूछा, किसने आत्महत्या कर ली साहब? कल वाले भले आदमी ने कहा, अरे कल आपको देखकर जिस आदमी का मुगालता मुझे हो गया था, उन्होंने क्या सुसाइड किया? रतन बाबू ने पूछा। जी हाँ, लगता तो यही है। रेलगाड़ी की पटरी के पास लाश मिली है। वहाँ एक ओवरब्रिज है, ठीक उसी के नीचे। लगता है ऊपर से छलांग मारकर कूद पड़े होंगे। वो वैसे भी थोड़े अजीब किस्म के इंसान थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम अक्सर उनके ऊपर टीका टिप्पणी किया करते थे। अच्छा, डेड बॉडी कहाँ है? रतन बाबू ने पूछा। वो तो पुलिस ले गई। हवा पानी बदलने के ख्याल से वो यहाँ आए थे। उनका कोई परिचित यहाँ नहीं था और आए थे कलकत्ते से। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं है। रतन बाबू ने सहानुभूति के मुद्रा में 2 बार सिर हिलाकर की आवाज़ की और उसके बाद फिर से चहलकदमी करना शुरू कर दिया। सुसाइड, इसका मतलब था हत्या की बात किसी के दिमाग में आई ही नहीं। उनकी तकदीर भी कितनी अच्छी थी। तो फिर ऐसे अगर देखें तो हत्या करना तो बड़ा ही आसान काम है। लोग ऐसा करने से इतने डरते क्यों हैं आखिर? रतन बाबू अचानक ही मन में बहुत ही हल्कापन महसूस करने लगे। 2 दिनों के बाद वो आज फिर से अकेले घूमने बाहर जा सकेंगे। ये बात सोचकर उन्हें बड़ी ही खुशी हुई। पिछली रात मणिलाल बाबू को धक्का देने के वक्त शायद उनका एक बटन टूटकर गिर गया था। दर्जी की दुकान पर जाकर उन्होंने उसे टंकवा लिया। फिर पंसारी की दुकान पर जाकर नीम का टूथपेस्ट खरीदा। अगर नहीं खरीदते तो कल सुबह दांत साफ नहीं कर पाते। अभी जो टूथपेस्ट उनके पास था, दबते दबते चपटा होकर वो अपनी आखिरी हालत तक पहुंच चुका था। दुकान से निकलकर थोड़ा दूर जाने पर उन्हें एक मकान में कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ी। थोड़ी देर रुककर वो कीर्तन सुनते रहे। फिर शहर के बाहर की एक नई सड़क को पकड़कर 1 आध मील का चक्कर काटा। फिर 11 बजे होटल लौटकर नहाए धोए और खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गए। और दिनों की तरह दोपहर 3 बजे जब उनकी आंखें खुली तो एकदम से उनके मन में इच्छा हुई कि शाम को एक बार फिर से ओवरब्रिज की तरफ घूमने जाया जाए। कल तो वो हत्या के चक्कर में ट्रेन के गुजरने का दृश्य देख ही नहीं पाए थे, लेकिन आज आराम से शांति से वो ऐसा कर सकते थे। 5 बजे चाय पीकर वो नीचे आए। सामने ही मैनेजर शंभू बाबू बैठे हुए थे। रतन बाबू पर नज़र पड़ते ही उन्होंने कहा, अरे रतन बाबू, कल जिस आदमी की मृत्यु हुई है, आप उससे परिचित थे क्या? शुरू में बिना कुछ बोले रतन बाबू ने थोड़ा हैरान होने का अभिनय किया। फिर बोले, क्यों, क्या बात है? अरे नहीं, वो कुछ नहीं। वो पंचा ने बताया था कि हाट में उसने आप दोनों को एक साथ देखा था। रतन बाबू थोड़ा मुस्कुराए और बड़ी ही शांति से बोले, यहाँ मेरी किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं हुई है।
हाँ, हाट में 2-4 आदमियों से बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन उनमें से किस आदमी की मृत्यु हुई है ये बात मुझे नहीं पता। शंभू बाबू हंस पड़े और बोले, ओह ये बात है। असल में वो बड़ा ही दिलचस्प आदमी था रतन बाबू। आपकी ही तरह हवा पानी बदलने के ख्याल से यहाँ आया था। कालिका होटल में रुका हुआ था। ओह तो ये बात है, रतन बाबू ने कहा। फिर वो बाहर निकल आए। उनको करीब 2 मील का रास्ता तय करना था। अगर ज्यादा देर की तो फिर ट्रेन देखने का समय निकल जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। रास्ते में किसी ने भी उनके ऊपर संदेह की नजरें नहीं डाली। कल जिन छोकरों का जमघट लगा था, आज उनमें से वहां कोई भी नहीं था। माणिक मुक्ता की जोड़ी वाली बात रतन बाबू को अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो छोकरे चले कहाँ गए? मोहल्ले में कहीं पूजा हो रही थी। रतन बाबू को ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वो छोकरे जरूर वहीं गए होंगे। रतन बाबू मुस्कुराए और इत्मीनान से आगे बढ़ते चले गए। खुले मैदान के बीच के रास्ते पर आज वो अकेले ही थे। मणिलाल बाबू से जान पहचान होने से पहले भी वो इत्मीनान से रहते थे, लेकिन आज वो जितना हल्कापन महसूस कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने कभी भी इतना हल्कापन महसूस नहीं किया था। वही बबूल का पेड़ अब उनको नजर आ रहा था। उसको पार करने के बाद बस कुछ मिनटों तक और चलना पड़ेगा और उसके बाद ओवरब्रिज आ जाएगा। आसमान में चारों तरफ घटा छाई थी। घटा का रंग गहरा काला नहीं बल्कि स्लेटी था। हवा नहीं थी, इसलिए सारे बादल एक ही जगह स्थिर होकर खड़े थे। ओवरब्रिज पर नजर पड़ते ही रतन बाबू का मन आनंद से नाच उठा। वो अब लंबे लंबे डग भरने लगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रेन कहीं कल के समय से भी पहले ही ना आ जाए। कल भी तो बिफोर टाइम आ गई थी। उनके सिर के ऊपर से बगुलों का एक झुंड उड़कर चला गया। पता नहीं ये बगुले विदेशी थे या इसी देश के। पुल पर खड़े होने के बाद रतन बाबू को शाम के सन्नाटे का भरपूर एहसास हुआ। बहुत ही सावधानी से, एकाग्रता के साथ सुनने पर ही ढोल की कमजोर सी आवाज सुनाई दे रही थी। इसके अलावा कोई भी दूसरी आवाज नहीं सुन रही थी। रतन बाबू रेलिंग के पास जाकर खड़े हो गए। दूर सिग्नल दिखाई पड़ रहा था और उससे भी परे स्टेशन। रेलिंग के निचले हिस्से में लकड़ी की दरार में कोई चीज चमक रही थी। रतन बाबू ने झुककर उस चीज को उठाया। वो एक गोल टीन का डिब्बा था। उसके अंदर इलायची और सुपारी थी। रतन बाबू ने तनिक मुस्कुराकर उसे पुल के नीचे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। एक टन की आवाज हुई। पता नहीं सुपारी का ये डिब्बा अब वहां कितने दिनों तक पड़ा रहने वाला था। अरे ये किस चीज की रोशनी है? ट्रेन आ रही थी, लेकिन अभी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन रोशनी आगे बढ़ती हुई आ रही थी। रतन बाबू अवाक होकर रोशनी देखने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनके कंधे से शॉल नीचे गिर पड़ी। रतन बाबू ने उठाकर उसे फिर से अपने चारों तरफ लपेट लिया। अब आवाज भी सुनाई पड़ रही थी और उसके साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट। अचानक रतन बाबू को लगा जैसे कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन अभी ट्रेन की तरफ से आंखें हटाना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने एक बार अपने इर्द गिर्द नजर डाली। कहीं कोई नहीं था। कल की तुलना में आज अंधेरा कम था, इसलिए देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तेज रफ्तार से आती हुई उस विशाल ट्रेन और रतन बाबू के अलावा 1 मील के दायरे में संभवतः और कोई भी नहीं था। अभी ट्रेन 100 गज के बीच ही होगी। रतन बाबू रेलिंग की तरफ थोड़ा और बढ़ गए। पहले के जमाने वाले स्टीम इंजन होते तो इतना आगे बढ़ना मुसीबत को बुलावा देने जैसा होता। आंख मुंह में कोयले का धुआं भर जाने की संभावना होती, लेकिन ये तो डीजल ट्रेन है, इसलिए इससे धुआं नहीं निकलता। बस छाती को कंपा देने वाली तेज गर्जन वाली आवाज है और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला हेडलाइट। अब ट्रेन ब्रिज के नीचे आ चुकी थी। रतन बाबू कोहनियों के बल सामने की तरफ झुक गए और ठीक उसी पल पीछे से 2 हाथों ने उनकी पीठ को जोरों से ढकेल दिया। रतन बाबू उस धक्के को संभाल नहीं सके, क्योंकि रेलिंग सिर्फ 2 हाथ ऊंची थी। मेल ट्रेन तेज आवाज करती हुई ब्रिज को कंपाती हुई पश्चिम की तरफ चली गई, जहां के आकाश का लाल रंग अब बैंगनी हो चुका था। रतन बाबू अब ब्रिज पर नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी निशानी के तौर पर एक चीज अभी भी रेलिंग की लकड़ी की एक दरार में अटकी हुई थी, और वो थी सुपारी और इलायची से भरी हुई एल्यूमिनियम की एक डिब्बी।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग सत्यजीत रे की इन अनमोल कहानियों का लुत्फ उठा सकें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।